हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको लैक ओपेरान के बारे में बताया था। आइए देखते हैं एक नया हेडिंग, चैप्टर 6 का नया 9वां हेडिंग है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझें। पिछले खंडों में आप पढ़ चुके हैं कि डीएनए में मिलने वाले क्षारों का अनुक्रम किसी भी जीव का आनुवांशिक सूचना का निर्धारण करता है। ठीक है, तो पीछे भी जो भी आपके हम यूनिट पढ़ाए हैं उसमें आपने देखा है कि डीएनए में जो मिलने वाले क्षार के अनुक्रम हैं, जो डीएनए में मिलने वाले क्षार के अनुक्रम हैं, सीक्वेंस हैं, उनसे जीव का आनुवांशिक सूचना का निर्धारण होता है। जीव के आनुवांशिक सूचना का निर्धारण होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में किसी भी जीव की आनुवांशिक व्यवस्था उसके डीएनए में मिलने वाले अनुक्रम से निर्धारित होती है। ठीक है, किसी भी जीव की आनुवांशिक व्यवस्था जो है वह उसके डीएनए में मिलने वाले अनुक्रम से निर्धारित होती है। ठीक है, दो विभिन्न व्यक्तियों में मिलने वाले डीएनए अनुक्रम कुछ जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर दो अलग अलग व्यक्ति हों और उनके डीएनए अनुक्रम को देखा जाए तो कुछ जगहों पर वह अलग अलग होगा, बाकी जो है सेम होगा, केवल कुछ ही जगहों पर वह डिफरेंट होगा। ठीक है, तो दो विभिन्न व्यक्तियों में मिलने वाला डीएनए अनुक्रम कुछ जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। ये कल्पनाएं मानव जीनोम में मिलने वाले पूर्ण डीएनए अनुक्रम के बारे में पता लगाने के लिए विवेश करती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग अगर व्यक्ति हों तो उनके डीएनए अनुक्रम केवल कुछ जगहों पर ही भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, यह जो कल्पना है यह मानव जीनोम में मिलने वाले पूर्ण डीएनए, कंप्लीट डीएनए के अनुक्रम के बारे में पता लगाने के लिए विवश करती है कि पूरे डीएनए का सीक्वेंस पता किया जाए। ठीक है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। ठीक है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकों के विकास से किसी भी डीएनए खंड को विलगित व क्लोन किया जा सकता है। ठीक है, तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो टेक्निक है, ठीक है, जब यह डेवलप हुआ, आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकों के विकास से किसी भी डीएनए खंड को अलग किया जा सकता है और उसका कॉपी किया जा सकता है, उसका क्लोन बनाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी डीएनए खंड को विलगित करना और उसका क्लोन बनाना यह कैसे संभव है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकों के विकास से यह संभव हो पाया है। ठीक है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकों के विकास से किसी भी डीएनए खंड को विलगित व क्लोन किया जा सकता है। वह डीएनए अनुक्रम को शीघ्र जानने के लिए, ठीक है, डीएनए अनुक्रम जो है जल्दी से जल्दी पता चले, तो डीएनए अनुक्रम को शीघ्र जानने के लिए साधारण तकनीक के विकास से 1990 में मानव जीनोम के अनुक्रम को पता लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डीएनए अनुक्रम को शीघ्र से जानने के लिए, डीएनए अनुक्रम के बारे में जल्दी जानकारी हमें हो, इसके लिए साधारण तकनीक के विकास से 1990 में मानव जीनोम के अनुक्रमों को पता लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, ताकि मानव जीनोम के अनुक्रम पता चले, इसके लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई जिसे मानव जीनोम योजना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी योजना को मानव जीनोम योजना कहते हैं। एचजीपी कहा जाता है। यह एक महायोजना है और यह एक मेगा प्रोजेक्ट है। ठीक है, कई देश के वैज्ञानिक इसमें सहयोग करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए ध्यान से, मानव जीनोम परियोजना, ठीक है, एचजीपी महायोजना है, यह एक मेगा प्रोजेक्ट है। ठीक है, यदि इस योजना के उद्देश्य को ध्यान दें तो इसके विस्तार व आवश्यकता के बारे में कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो है इस योजना का क्या उद्देश्य है, क्या टारगेट है, उसको अगर हम ध्यान दें
तो इसके विस्तार और आवश्यकता के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं, जिसको आगे हम बताएंगे। देखें ध्यान से, मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁻9 क्षार युग्म मिलते हैं। ठीक है, तो मानव जीनोम में कितने बेस पेयर मिलते हैं, तो आप देख रहे हैं 3 × 10⁻9 क्षार युग्म मिलते हैं। ठीक है, यदि अनुक्रम जानने के लिए, सीक्वेंस जानने के लिए प्रति क्षार 3 अमेरिकी डॉलर खर्च होते हों, ठीक है, एक क्षार को पता लगाने के लिए 3 अमेरिकी डॉलर अगर खर्च होते हों, तो आपको कितना पता करना है, 3 × 10⁻9 क्षार युग्म का पता लगाना है। ठीक है, यदि अनुक्रम जानने के लिए प्रति क्षार 3 अमेरिकी डॉलर खर्च होते हों, तो पूरी योजना पर खर्च होने वाली लागत लगभग 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। पूरी योजना पर कितना पैसा खर्च होगा, 9 बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन, 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा खर्च। ठीक है, प्राप्त अनुक्रमों को, उसके बाद जो आपको अनुक्रम मिलेगा, सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है, प्राप्त अनुक्रमों को टंकणित रूप में, अगर उसको छापा जाए बुक में, किताब में, ठीक है, प्राप्त अनुक्रमों को टंकणित रूप में किताब में संग्रहित किया जाए, तो जिसके प्रत्येक पृष्ठ में, ठीक है, जो किताब बनेगी उसके प्रत्येक पन्ने पर, प्रत्येक पृष्ठ पर 1000 अक्षर छपते हों। ठीक है, प्रत्येक पृष्ठ में 1000 अक्षर हों, तो इस प्रकार इस किताब में 1000 पन्ने होंगे। ठीक है, अगर जो है 1000 पन्नों की किताब हो और प्रत्येक पन्ने पर 1000 अक्षर छपते हों, तब इस तरह से एक मानव कोशिका के डीएनए सूचनाओं को, एक मानव कोशिका के डीएनए के सूचनाओं को संकलित करने हेतु 3300 किताबों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक मानव के डीएनए के बारे में, एक मानव कोशिका के डीएनए के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है, तो इसके लिए आपको 3300 किताबों का अध्ययन करना होगा, और प्रत्येक किताब जो होगी वो 1000 पन्नों की होगी, और प्रत्येक पन्ने पर 1000 अक्षर होंगे। ठीक है, इस प्रकार बड़ी संख्या में आंकड़ों की प्राप्ति के लिए उच्च गणितीय संगणक साधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, उच्च गणितीय संगणक, आपको उच्च गणितीय कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। इस प्रकार बड़ी संख्या में आंकड़ों की प्राप्ति के लिए उच्च गणितीय संगणक साधन की आवश्यकता होगी, जिससे आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण व पुनः उपयोग में सहायता मिलती है। ठीक है, एचजीपी के बारे में जानकारी, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना के बारे में जानकारी जीव विज्ञान के इस नए क्षेत्र का तेजी से, विस्तार से संभव हो पाया, जिसे जैव सूचना विज्ञान कहते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जीव विज्ञान का एक नया शाखा है जैव सूचना विज्ञान, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसके विकास के कारण ही एचजीपी के बारे में जानकारी संभव हो पाया। एचजीपी के बारे में जानकारी जीव विज्ञान के इस नए क्षेत्र का तेजी से विस्तार से संभव हो पाया, जिसे जैव सूचना विज्ञान, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब लक्ष्य क्या है आपका, टारगेट क्या है, मानव जीनोम परियोजना आप क्यों जानना चाहते हैं। ठीक है, लक्ष्य देखिए, एसजीपी के लक्ष्य, पहला है आपका मानव डीएनए में मिलने वाले, ठीक है, मानव डीएनए में मिलने वाले एसजीपी के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला, 20,000 से 25,000 सभी जीनों के बारे में पता लगाना। ठीक है, मानव जीनोम परियोजना का पहला टारगेट क्या है, लगभग 20,000 से 25,000 सभी जीनों के बारे में पता लगाना। ठीक है, दूसरा क्या है लक्ष्य,
मानव डीएनए को, ठीक है, मानव डीएनए को बनाने वाले 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्मकों के अनुक्रम को निर्धारित करना, ठीक है। मानव डीएनए को जो बनाने वाले रासायनिक क्षार हैं, 3 बिलियन रासायनिक क्षार हैं, उनके सीक्वेंस को निर्धारित करना, उनके क्रम को निर्धारित करना, ठीक है। मानव डीएनए को बनाने वाले 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्मों के अनुक्रम को निर्धारित करना, उपरोक्त जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना, जो भी जानकारी मिले उसको आंकड़ों के रूप में स्टोर करना, सेव करना, संग्रहित करना, आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई तकनीक का सुधार करना, ठीक है। जब भी जरूरत हो, आंकड़ों के बारे में विश्लेषण की जरूरत हो तो इसके लिए नई तकनीक का सुधार करना, आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई तकनीक का सुधार करना, ठीक है। लास्ट है आपका योजना द्वारा उठने वाले नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दों के बारे में विचार करना, ठीक है। इस योजना के द्वारा जो नैतिक, कानूनी और सामाजिक जो मुद्दे उठे हैं उसके बारे में विचार करना, ठीक है। यह सब आपके एसजीपी के लक्ष्य थे, टारगेट थे। आगे देखें, मानव जीनोम परियोजना 13 वर्ष की योजना का, जिसे अमेरिकी ऊर्जा विभाग, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी व राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा सहयोग प्राप्त था, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो मानव जीनोम परियोजना है यह 13 वर्ष की योजना है, जिसे अमेरिकी ऊर्जा विभाग व राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का सहयोग प्राप्त था, ठीक है। प्रारंभिक वर्षों में, स्टार्टिंग में प्रारंभिक वर्षों में वेलकम न्यास यूके की एचजीपी में भागीदारी थी, ठीक है। तो स्टार्ट में वेलकम न्यास की भागीदारी थी जो यूके का है, और बाद में जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन व अन्य देशों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया, ठीक है। बड़ी खुशी की बात है, यह योजना 2003 में पूर्ण हो गई, ठीक है। जो आपका मेगा प्रोजेक्ट था, महायोजना था, जो 13 वर्षों का योजना था, यह 2003 में कंप्लीट हो गई, पूर्ण हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। विभिन्न व्यक्तियों में मिलने वाले डीएनए की विभिन्नता के बारे में प्राप्त जानकारी से, ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों में मिलने वाले डीएनए की विभिन्नता के बारे में प्राप्त जानकारी से मानव में मिलने वाले हजारों अनियमितताओं के बारे में पहचानने, मानव में मिलने वाले हजारों अनियमितताओं के बारे में पहचानने, उपचार करने व कुछ हद तक उनके रोकने में सहायता मिली, कुछ हद तक उनको रोकने में सहायता मिली, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसके क्या फायदे हैं। विभिन्न व्यक्तियों में मिलने वाले डीएनए की विभिन्नता के बारे में प्राप्त जानकारी से, अलग अलग व्यक्तियों में डीएनए में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसके बारे में जानकारी से मानव में मिलने वाले हजारों अनियमितताओं के बारे में पहचानने, उपचार करने व कुछ हद तक उनके रोकने में सहायता मिली है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त मानव जीव विज्ञान के सुरागों को समझने, जीव विज्ञान के सुरागों को समझने अमानवीय जीवों के डीएनए अनुक्रमों की प्राप्त जानकारी के आधार पर, ठीक है, अमानवीय, मानव के अलावा अमानवीय जीवों के डीएनए अनुक्रमों की प्राप्त जानकारी के आधार पर उनकी प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग कर स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा उत्पादन व पर्यावरण सुधार की दिशा में उठने वाली चुनौतियों को हल किया जा सकता है। कई अमानवीय प्रतिरूप
जीवों, गैसें, जीवाणु, ठीक है, कई अमानवीय प्रतिरूप जीवों जैसे जीवाणु, ईस्ट, क्वेनोरहैबिडिटीज एलिगेंस, स्वतंत्र अरोगजनक सूत्रकृमि, ड्रेसोफिला फल मक्खी, पौधा, धानव, एरेबिडोप्सिस आदि के अनुक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं कार्य प्रणालियों के बारे में, कैसे यह वर्क होता है। कार्य प्रणालियां ध्यान से समझें स्टूडेंट्स। इन विधियों से में, ठीक है, इन विधियों में दो महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग किया गया है। ठीक है, जो आपका SGP है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ठीक है, इन विधियों में दो महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग किया गया है। पहले प्रयास में उन सभी जीन जो RNA के रूप में व्यक्त होते हैं उनके बारे में ध्यान देना। ठीक है, पहले प्रयास में क्या किया गया, उन सभी जीन जो RNA के रूप में व्यक्त होते हैं उनके बारे में ध्यान देना। इसे व्यक्त अनुक्रम घुंडी कहते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स कहते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स कहते हैं, ESTS कहते हैं। दूसरा प्रयास यह है कि जीन में मिलने वाले सभी जीनोम, जीन में मिलने वाले सभी जीनोम, व्यक्तिक व अव्यक्तिक अनुक्रमों की जानकारी प्राप्त कर उनके कार्यों को निर्धारित करना है। ठीक है, इसे अनुक्रम टिप्पण कहते हैं या फिर सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो कार्य प्रणालियों में क्या था, इन विधियों में दो महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग किया गया। पहला था आपका एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स ESTS और दूसरा था अनुक्रम टिप्पण सीक्वेंस इनोटेशन। ठीक है, पहले में क्या करना है, पहले प्रयास में उन सभी जीन जो RNA के रूप में व्यक्त होते हैं उनके बारे में ध्यान देना। इसे व्यक्त अनुक्रम घुंडी कहा जाता है। जबकि दूसरे प्रयास यह है कि जीन में मिलने वाले सभी जीनोम के, चाहे वो एक्जान हो चाहे एंट्रान हो, व्यक्तिक या अव्यक्तिक अनुक्रमों की जानकारी प्राप्त कर उनके कार्यों को निर्धारित करना। इसे अनुक्रम टिप्पण या सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। ठीक है, कोशिका के पूर्ण DNA में, ठीक है, कोशिका के पूर्ण DNA में स्थित अनुक्रमों की जानकारी के लिए, ठीक है, कोशिका में जो आपका पूर्ण DNA है उसके अनुक्रम के जानकारी के लिए पहले इसे विलगित कर छोटे छोटे रैंडम खंड यादृच्छिक खंड बनाकर संवाहकों का उपयोग उचित अतिथेय में भेज देते हैं। पहले क्या करते हैं, कोशिका के पूर्ण DNA में स्थित अनुक्रम की जानकारी के लिए, कोशिका के पूर्ण DNA में स्थित अनुक्रम के जानकारी के लिए पहले इसे विलगित करते हैं, अलग करते हैं, अलग कर छोटे छोटे यादृच्छिक खंड बनाकर संवाहकों का उपयोग उचित अतिथेय में भेज देते हैं। याद कीजिए, DNA एक बहुत बड़ा लंबा बहुलक है। इस कारण से DNA के लंबे टुकड़े के अनुक्रमण से परेशानी होती है, इसीलिए इसका छोटा छोटे खंड का अनुक्रम करते हैं। क्लोनिंग प्रत्येक DNA के प्रवर्धन में सहायता करता है। क्लोनिंग जो है वह प्रत्येक DNA के प्रवर्धन में सहायता करता है, जिससे इन अनुक्रमों के बारे में जानकारी मिलना आसान हो जाता है। ठीक है, सामान्यतया उपयोगी अतिथेय जीवाणु व ईस्ट हैं। ठीक है, जिस अतिथेय का यूज किया जाता है क्लोनिंग करने के लिए, वे अतिथेय, वे मेहमान कौन होते हैं, जीवाणु और ईस्ट होते हैं सामान्य रूप से। और संवाहकों को VAC
मतलब जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम व YAC इष्ट कृत्रिम गुणसूत्र, इष्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, तो सामान्यतया उपयोगी अतिथि जीवाणु और इष्ट होते हैं। इनको बायोटेक में हम और डिटेल में बताएंगे, इनको आपको चिंता मत कीजिए, बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में एक्सप्रेस करेंगे आपको। सामान्यतः उपयोगी अतिथि जीवाणु और इष्ट हैं और संभागों को BAC और YAC कहते हैं। संभागों को क्या कहते हैं? VAC और YAC कहते हैं। BAC का मतलब जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और YAC का मतलब इष्ट कृत्रिम गुणसूत्र, इष्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद खंडों को स्वचालित DNA अनुक्रम, ठीक है, ऑटोमेटिक DNA अनुक्रम है, DNA सीक्वेंसर जिसे कहते हैं। खंडों को स्वचालित DNA अनुक्रम जो फ्रेडरिक सेंगर द्वारा विकसित विधि के सिद्धांत पर कार्य करता है का उपयोग कर अनुक्रमण करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि खंडों को स्वचालित DNA अनुक्रम, जिसे DNA सीक्वेंसर कहते हैं, जिसे किसने तैयार किया था? फ्रेडरिक सेंगर ने तैयार किया था। फ्रेडरिक सेंगर द्वारा विकसित विधि के सिद्धांत पर कार्य करता है का उपयोग कर अनुक्रमण करते हैं। ठीक है, इन अनुक्रमों को एक दूसरे में स्थित आच्छादन के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, इन अनुक्रमों को एक दूसरे में स्थित आच्छादन, ओवरलैपिंग के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। याद कीजिए, प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अनुक्रम को निर्धारित करने वाली विधि के विकास का श्रेय भी सेंगर को ही दिया जाता है, फ्रेडरिक सेंगर को ही दिया जाता है। ठीक है, इन अनुक्रमों को एक दूसरे में स्थित आच्छादन के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, अनुक्रमण हेतु आच्छादन खंडों का निर्माण होना आवश्यक है। अनुक्रमण हेतु आच्छादन खंडों का निर्माण होना आवश्यक है। अनुक्रमण हेतु खंडों का, आच्छादन खंडों का निर्माण होना आवश्यक है। इन अनुक्रमों को मनुष्य द्वारा पंक्तिबद्ध करना संभव नहीं है। ठीक है, इन अनुक्रमों को, सीक्वेंस को मनुष्यों द्वारा पंक्तिबद्ध करना संभव नहीं है। इस कारण से कंप्यूटर आधारित विशेष प्रोग्राम के विकास की आवश्यकता है। कंप्यूटर आधारित विशेष प्रोग्राम की आवश्यकता है। ठीक है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। ठीक है, इस महिला से, ठीक है, गर्ल से जो है सेल निकाला गया है। उस सेल के न्यूक्लियस से, ठीक है, क्रोमोसोम को अलग किया गया है। क्रोमोसोम से DNA के पार्ट्स को अलग किया गया है और उसको कंप्यूटर से सीक्वेंसिंग करेंगे। ठीक है, यह मानव जीनोम परियोजना का एक निरूपक कार्य है। बाद में इन अनुक्रमकों का टिप्पणी कर प्रत्येक गुणसूत्र के साथ निर्धारित किया गया। ठीक है, पहले इसका कंप्यूटर से सीक्वेंसिंग किया गया, उसके बाद इन अनुक्रमकों का टिप्पणी कर प्रत्येक गुणसूत्र के साथ निर्धारित किया गया। गुणसूत्र नंबर 1, गुणसूत्र 1 का अनुक्रमण में मई 2006। ठीक है, यह मानव के 24 गुणसूत्रों में अंतिम था। 22, ठीक है, 3 लिंग गुणसूत्र और XY के अनुक्रमण की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरा चुनौतीपूर्ण कार्य जीनोम व आनुवांशिक व भौतिक नक्शे तैयार करना था। ठीक है, जो दूसरा चुनौतीपूर्ण कार्य था वह जीनोम का आनुवांशिक और भौतिक नक्शे तैयार करना था। ठीक है, DNA मैपिंग करना था। बहुरूपकीय
प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है, बहुरूपीय प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज पहचान स्थल वह दोहराए गए डीएनए के अनुक्रमों जिसे सूक्ष्म अनसंगी माइक्रोसैटेलाइट, दोहराए गए डीएनए अनुक्रमों में बहुरूपीय की उपयोगिता के बारे में आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो माइक्रोसैटेलाइट कहते हैं बहुरूपी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज पहचान स्थल वह दोहराए गए डीएनए के अनुक्रम जिसे अनसंगीय कहते हैं, माइक्रोसैटेलाइट कहते हैं, जो बार बार दोहराए जाते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो है यह आपका कार्य प्रणाली थी। अब मानव जीनोम की विशेषताएं क्या हैं, मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं ध्यान से मानव जीनोम की विशेषता क्या है। ध्यान से समझें। मानव जीनोम परियोजना से प्राप्त विशेष परिरक्षण निम्नलिखित हैं। मानव जीनोम, ठीक है, 3164.7 करोड़ क्षार मिलते हैं। मानव जीनोम में 31,064.7 करोड़ क्षार मिलते हैं। औसतन प्रत्येक जीन में 3000 क्षार स्थित होते हैं, जिनके आकार में अधिक विभिन्नताएं होती हैं। मनुष्य को ज्ञात सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रॉफिन है, जिसमें 2.4 करोड़ क्षार मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं कि मानव जीनोम 3164.7 करोड़ क्षार मिलते हैं मानव जीनोम में। औसतन प्रत्येक जीन में 3000 क्षार स्थित होते हैं, जिनके आकार में अधिक विभिन्नताएं होती हैं। मनुष्य को ज्ञात सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रॉफिन में 2.4 करोड़ क्षार मिलते हैं। जीन की संख्या 30,000 है। जीन की संख्या कितनी है? 30,000 है, जो पहले की अनुमानित संख्या 80,000 से 1,40,000 की तुलना में काफी कम है। लगभग सभी 99.9% लोगों में मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स क्षार एक समान होते हैं, ठीक है। जीन की संख्या 30,000 है, जो पहले की अनुमानित संख्या 80,000 से 1,40,000 से काफी कम है। लगभग सभी 99.9% लोगों में मिलने वाला न्यूक्लियोटाइड क्षार एक समान है। खोजी गई 50% से अधिक जीन के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त है। खोजी गई 50% से अधिक जीन के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त है, ठीक है। 2% से कम जीनोम प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। 2% से कम जीनोम प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण पुनरावृत्त अनुक्रम द्वारा होता है, ठीक है। मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण पुनरावृत्त अनुक्रम द्वारा होता है। बार बार वही दोहराया जाता है सीक्वेंस को। पुनरावृत्त अनुक्रम डीएनए के फैले हुए भाग हैं, जिनकी कभी कभी 100 से 1000 बार पुनरावृत्त होती है। एक ही सीक्वेंस बार बार मिलता है। पुनरावृत्त अनुक्रम डीएनए के फैले हुए भाग हैं, जिनकी कभी कभी 100 से 1000 बार पुनरावृत्त होती है, जिसके बारे में यह विचार है कि इनका सीधा कूट लेखन में कोई कार्य नहीं है। इनका सीधा कूट लेखन में कोई कार्य नहीं है, लेकिन इनसे गुणसूत्र की संरचना, गतिकीय व विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुणसूत्र 1 में सर्वाधिक जीन 2968। गुणसूत्र 1 में सर्वाधिक जीन 2968 व गुणसूत्र वाई में सबसे कम जीन 231 मिलते हैं।
गुणसूत्र वाई में सबसे कम जीन 231 मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने मानव में लगभग 1.4 करोड़ जगहों पर अलग इकहरा क्षार का पता लगाया है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने मानव में लगभग 1.4 करोड़ जगहों पर अलग इकहरा क्षार का पता लगाया है, जिसे SNPs एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, जिसे सिनिप्स कहा जाता है। ठीक है, उपरोक्त जानकारी से गुणसूत्रों में उन जगहों जो रोग आधारित अनुक्रम मानव इतिहास का पता लगाने में सहायक हैं के बारे में जानकारी एकत्र करने में काफी सहयोग प्रदान किया है। ठीक है, उपरोक्त जानकारी से गुणसूत्रों में उन जगहों का पता लगाना जो रोग उत्पन्न करने वाले हैं। उपरोक्त जानकारी से गुणसूत्रों में उन जगहों जो रोग आधारित अनुक्रम मानव इतिहास का पता लगाने में सहायक हैं के बारे में जानकारी एकत्र करने में काफी सहयोग प्रदान किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।